हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आई कैन चेंज माय डेस्टिनी का स्मार्ट लेके आ गए हैं। शुरू करने से पहले बैकग्राउंड पे बारिश की नॉइज़ आ सकती है, इसे इग्नोर करना, ओके। और स्टार्ट करने से पहले गाइस, आप लोग फिर से बहुत ज़्यादा कम रिस्पांस करने लगे हो। गाइस क्या हुआ है, आप लोग बताओ। क्या ये स्टोरी बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा है आप लोगों को? गाइस मैं हर स्टोरी में कोई ना कोई मीनिंग तो रखता ही हूँ। हाँ, आप लोगों को लग सकता है कि यहाँ पे विंग अगर अपनी डेस्टिनी को चेंज करने आया है तो वो इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो रहा है। गाइस वो कमज़ोर इसीलिए ही हो रहा है क्योंकि इसका भी एक रीज़न है। आप जब तक इस स्टोरी को नहीं समझोगे तब तक आप इस स्टोरी की कैरेक्टर को नहीं समझ पाओगे। मैंने ये स्टोरी लिखी ही है एक ऐसी तरीके से जिसमें बहुत सारे मिस्ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि कल के पार्ट में आपने एक मिस्ट्री देखा, तो अब धीरे-धीरे ये सारी मिस्ट्रीज़ खुलने लगे हैं। विंग के पास लाइफ में क्या हुआ है ये भी आपको पता नहीं है, जो अब आगे आपके पार्ट्स में पता चलेगा। एंड तब जाके आपको रियलाइज़ होगा कि आखिर विंग पहले ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था। विंग के अंदर आखिर हो क्या रहा है एंड विंग अब ये कैसे अपनी फ्यूचर को, अपने प्रेजेंट को चेंज करेगा, अपने पास लाइफ की वो गलतियाँ को वो कैसे इस प्रेजेंट लाइफ में या फिर कह लो उसकी दूसरी लाइफ में वो कैसे ये बदलेगा, हम यही देखेंगे। पर उससे पहले वो जो नहीं जानता है उसे वो जानना पड़ेगा, उसको अपनी सच्चाई जानना पड़ेगा, तब जाके ही वो अपना डेस्टिनी चेंज कर पाएगा। मैंने ये स्टोरी में पहले भी बताया था कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी उसके पास लाइफ में जो विंग को नहीं पता है, और सबसे बड़ी बात उसे नहीं पता है जो उसे इस लाइफ में पता चलेगा, और वो उसे पता करने के बाद ही उसे चेंज कर पाएगा। मैंने विंग को पहले वीक ज़रूर दिखाया है, बट विंग कितना स्ट्रांग है अब आज से आपको पता चलेगा, ओके। मैं बस यही समझाना चाहती थी। और हाँ, प्लीज़ गाइस कमेंट करो, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे अब मतलब मोटिवेट ही करेंगे। व्यूज़ पे तो मैं अब हाल छोड़ चुका हूँ कि जो लोग मन चाहे वो लोग देखें, और जो लोग नहीं चाहते हैं इट्स ओके यार, ये उनकी मर्ज़ी है। तो चलिए और बकवास नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि हमें ये पता चला कि विंग हीलिंग पैट्रियार्क है। अब हीलिंग पैट्रियार्क का क्या राज है ये तो हम आगे जानेंगे। जहाँ पे जो विंग था, विंग बेहोश होने से पहले बस एक परछाई को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा था। विंग जो एक छोटा सा स्माइल करते हुए बस राजकुमार कहा था एंड वो वहीं पे बेहोश हो गया। दूसरी बार जब वो अपनी आंखों को खोला तो वो अपने आप को किसी के बाहों में पाया। विंग जो धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है एंड ओपन करते ही वो पहले ही अपने हस्बैंड का चेहरा देखता है। उसका हस्बैंड जो उसे हक किया हुआ था, उसे अपने बाहों में लिया हुआ था। ये देखकर विंग स्माइल करता है एंड वो ब्लिंक करते हुए लान वांगची को देख रहा था। लान वांगची की आंखें जो बंद थी, वो लोग बेड में थे। विंग देख सकता था कि वो बेड में लेटा हुआ है और लान वांगची भी उसके साथ ही लेटा हुआ है एंड वो उसे एकदम हक करके अपने चेस्ट से लगा के रखा है। विंग जो अपना हाथ लान वांगची की चेस्ट पे रखा था, वो लान वांगची की रोप को एकदम टाइटली पकड़ लिया था और वो उसकी तरफ देखने लगा। लान वांगची जो अभी सो रहा था, लेकिन उसका फेस थोड़ा सा डर लग रहा था, जैसे कि वो ठीक से रेस्ट ना किया हो। विंग को तो यही लग रहा था। विंग जो अपना हाथ धीरे से लान वांगची के फेस पे रखता है और वो उसे बहुत ही केयरफुली सहलाने लगा था और वो उसकी तरफ देख रहा था। उसके फेस में स्माइल भी था और साथ ही साथ उसके चेहरे पर उदासी भी था, जहाँ पे विंग अपनी वही एक्सप्रेशन के साथ लान वांगची के फेस को सहला रहा था। वो धीरे से कहता है, हस्बैंड इस बार मैं आपको मरने नहीं दूंगा, मैं आपको किसी भी हालत में मरने नहीं दूंगा। मैं इस बार आपको बचाऊंगा और इस बार मैं वो अनहोनी को भी रोकूंगा जो पहले हुआ था, और इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। ये कहकर वो अपने हस्बैंड की तरफ देखता है और वो अपने हस्बैंड के फेस को सहलाते हुए कहता है, पर उसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। आप ही मुझे वो दे सकते हो जो मुझे अभी चाहिए, और मुझे फुल मून नाइट से पहले मुझे वो कैसे भी करके करना होगा। ये कहकर वो लान वांगची के फेस को देखता है और वो उसे सहलाने लगता है। जहाँ पे जो विंग था, विंग धीरे से लान वांगची के क्लोज आता है और फिर वो लान वांगची के फॉरहेड पर किस करता है, उसके बाद उसके नोज़ पे एंड देन उसके चिक्स पे एंड आखिर में वो उसके लिप्स पे एक टैप करता है। वो उसके लिप्स से टैप करके जस्ट अलग होने ही वाला था कि तभी लान वांगची का जो मतलब ग्रिप था उसके ऊपर, मतलब उसके कमर पे, वो टाइट हो गया एंड जो लान वांगची था, लान वांगची अपनी आंखें तुरंत खोल लिया। विंग उसकी तरफ देखने लगा। वो पहले थोड़ा सा डर गया था कि लान वांगची ने उसकी बातें सुन तो नहीं ली ना, विंग इसीलिए थोड़ा डर गया था, लेकिन वो अपने आप को नॉर्मल करता है और वो स्माइल करते हुए लान वांगची की तरफ देखता है। लान वांगची जब अपनी आंखों को पूरी तरीके से खोलने के बाद वो विंग की तरफ देखता है और वो तुरंत ही एकदम विंग को टाइटली पकड़ लिया था और वो उसके चिक्स पे हाथ रखते हुए कहता, विंग तुम उठे, तुम कब उठे, तुम ठीक तो हो ना, अब तुम कैसा फील कर रहे हो। ये कहकर वो उसकी बॉडी को चेक करने लगा, मतलब वो उसके नर्व्स को चेक करने लगा, जहाँ पे विंग उसकी तरफ देखने लगा था। विंग जो लान वांगची की बाहों में था, लान वांगची जो अभी मतलब एकदम उठ के बैठ गया था और लान वांगची ने विंग को एकदम अपने बाहों में लिया था। वो उसके नब्ज़ को चेक करते हुए कहते हैं, तुम अब कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम अब ठीक हो, क्या कहीं पे तुम्हें पेन हो रहा है। ये कहकर वो उसे देखने लगा और उसे सवाल पूछने लगा। विंग कंफ्यूज था, उसे दर्द, हाँ वो बेहोश हो गया था, वो बहुत ज़्यादा अपना शक्ति लॉस कर लिया था, मतलब उसने अपनी गोल्डन कोर की ताकत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था, इसीलिए वो बेहोश हो गया था वहाँ पर। शायद इसीलिए ही राजकुमार उससे पूछ रहे हैं। जहाँ पे विंग जो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ,
जहाँ पे जो मतलब लान वांगची था, लान वांगची कहते हैं तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ था, तुम अचानक बेहोश क्यों हो गए थे, तुम्हें पता है तुम पिछले 2 दिन से बेहोश थे, मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था, तुम अभी ठीक हो ना, सच सच बताओ, कहीं पे चोट लगा है या फिर तुम्हारी गोल्डन कोर इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो गया था, वहाँ पे एक भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं था, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा घबरा गया था, क्या तुम ठीक हो अभी, बताओ मुझे ठीक से। ये कहकर वो उसकी जो मतलब गोल्डन कोर था उसे चेक करने लगा, वो अपने हाथ को विंग के स्टमक के एकदम नीचे लेके गया था, मतलब एब्डोमेन पे, वो उस पर अपना हाथ रखते हुए अपने आंखों को बंद करके अपने स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगा उसे, मतलब वो चेक करने लगा कि विंग का गोल्डन कोर अभी ठीक है ना, उसके मतलब गोल्डन कोर में स्पिरिचुअल एनर्जी है ना, वो ये चेक करने लगा। जहाँ पे ये देखकर विंग तुरंत ही लान वांगची के हाथ को पकड़ लिया और वो लान वांगची की तरफ देखते हुए कहते हैं राजकुमार ये अब क्या करे। जहाँ पे जो राजकुमार लान वांगची था वो विंग की तरफ देखता है और वो कहता है मैं तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है, वो दोबारा ही करने वाला था कि तभी विंग कुछ सोचकर तुरंत ही लान वांगची के हाथ को पकड़ते हुए कहता है नहीं राजकुमार मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मेरा गोल्डन कोर भी ठीक है। ये कहकर वो शांत हो गया और वो लान वांगची की तरफ देखता है। लान वांगची जो उसे कोई देख रहा था वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए उसके चेहरे पर वो परेशानी देख सकता था विंग। जहाँ पे विंग लान वांगची के उस हाथ को जो हाथ विंग के स्टमक पे जाने वाला था उसे वो अपने चेहरे पर रखता है और वो कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, देखो। ये कहकर वो एक प्यारा सा स्माइल करता है उसे शांत करने के लिए। जहाँ पे जो लान वांगची था, लान वांगची जो विंग को एकदम हक कर लिया था और वो उसे टाइटली हक करते हुए कहता है तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा डर गया था जब मैंने तुम्हें वहाँ पे बेहोश देखा, और उसके बाद जब तुम होश में नहीं आ रहे थे तो मैं और भी ज़्यादा डर गया विंग। ये कहकर वो उसे और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था। जहाँ पे विंग भी अपने दोनों हाथ को लान वांगची के नेक पे रख दिया था और वो अपना फेस लान वांगची के नेक पे छुपा लिया था और वो उसे टाइटली हक कर लिया था। वो लान वांगची की गोद पे आके बैठ गया था। जहाँ पे लान वांगची भी उसे बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था। लान वांगची डर गया था, वो घबरा गया था, लाइफ में पहली बार वो किसी के लिए इतना ज़्यादा घबराया था, वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि अचानक विंग को क्या हुआ था। जहाँ पे वांगजी ये सोचते हुए विंग को और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिवली हक कर लिया था। जहाँ पे विंग भी समझ गया था कि लान वांगजी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा वरीड भी है। विंग भी लान वांगजी को मतलब टाइटली पकड़ लिया था, वो लान वांगजी के नेक को पकड़ा हुआ था। जहाँ पे विंग लान वांगजी को कंसोल करने के लिए अपने हाथ को धीरे धीरे लान वांगजी के शोल्डर के पास लाता है और वो उसे मतलब रब करने ही लगा था कि तभी लान वांगजी के मुँह से दर्द भरी आवाज़ निकला। ये देखकर विंग जो लान वांगजी की तरफ देखने लगा। लान वांगजी जो अपने दर्द को रोकने के लिए मतलब अपनी आवाज़ को रोकने के लिए अपनी लिप्स को बाइट किया था। ये देखकर ना विंग लान वांगजी की तरफ देखता है और वो कहता है हस्बैंड क्या हुआ है, अब आपको क्या हुआ है, आपको कहीं पे चोट लगा है। ये कहकर वो उसकी तरफ देखने लगा। जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी विंग को दोबारा हक करते हुए कहता है नहीं कुछ नहीं। जहाँ पे ये सुनकर ना विंग जो लान वांगजी से थोड़ा सा अलग होता है और फिर वो उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहता है क्या हुआ है राजकुमार, मुझे बताइए, आप दर्द से कर रहे हैं, क्या हुआ है आपको। ये कहकर वो लान वांगजी को चेक करने लगा। जहाँ पे लान वांगजी विंग को हाथ को पकड़ते हुए कहता है कुछ नहीं विंग, मैं ठीक हूँ। जहाँ पे ये सुनकर ना लान वांगजी की तरफ विंग शार्पली देखता है। उसके बाद वो लान वांगजी के शोल्डर की तरफ देखता है। उसके शोल्डर पे रोप था इसीलिए वो दिख तो नहीं रहा था, लेकिन विंग देख पा रहा था कि उसी व्हाइट रोप में थोड़ा सा ब्लड था। ये देखकर ना विंग जो लान वांगजी की तरफ देखता है। उसके बाद वो तुरंत ही लान वांगजी की जो रोप था उसे खोलने लगा था। ये देखकर विंग को लान वांगजी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विंग नहीं मानता है। वो अभी भी लान वांगजी के गोद में था। वो मतलब गोद में रहते ही वो रोप को ओपन कर दिया था, मतलब लूज कर दिया था, और वो धीरे से लान वांगजी के शोल्डर से वो सारे रोप को धीरे धीरे करके नीचे उतारता है और वो लान वांगजी के शोल्डर को देखता है। लान वांगजी के शोल्डर पे एक गहरा सा चोट था, बहुत गहरा, एंड वहाँ पे मतलब पट्टी किया हुआ था, ठीक है, कपड़े से, साथ ही साथ उसे दवाई भी लगाया गया था। ये देखकर विंग लान वांगजी की तरफ देखता है और वो कहता है राजकुमार ये चोट कैसे लगा आपको, ये तो बहुत गहरा है और वहाँ से तो ब्लड भी निकल रहा है। ये कहकर विंग पैनिक हो गया था और वो अपने हाथों से लान वांगजी के उस ऊंट को टच करता है। वो ऊंट जो बहुत ज़्यादा गहरा था, साफ देखकर पता चल रहा था कि वहाँ पे बहुत गहरी चोट लगी है, एंड ये अभी भी ब्लड निकल रहा है, ये अभी भी ताज़ा है, इसका मतलब ये चोट नया लगा है। वो विंग लान वांगजी की तरफ देखता है और वो कहता है क्या हुआ था, आपने कहा था कि मैं 2 दिन बेहोश था, तो मैं जब 2 दिन बेहोश था तब क्या हुआ था, मुझे बताइए मुझे राजकुमार। ये क्या कर विंग राजकुमार की तरफ देखता है। राजकुमार जो विंग को ही देख रहा था। जहाँ पे जो विंग था, विंग अपने दोनों हाथ को लान वांगजी के मतलब फेस पे रखता है और उसे एकदम पकड़ते हुए कहता है प्लीज़ राजकुमार हस्बैंड बताइए मुझे क्या हुआ था, मुझे जानना है। ये सुनकर जो वांगजी था, वांगजी वो कहना शुरू करता है कि इन 2 दिनों में हुआ क्या था। अब चलिए एक फ्लैशबैक स्टार्ट करते हैं। फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जहाँ पे असल में जो लान वांगजी था, लान वांगजी जो अपने महल में अपने गुजिंग स्ट्रिंग को बजा रहा था, मतलब अपने गुजिंग स्ट्रिंग को मतलब स्कैन कर रहा था, लेकिन उसकी गुजिंग स्ट्रिंग में कुछ अजीब नहीं था, पर हाँ उसके गुजिंग स्ट्रिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गया था। ये लान वांगजी को समझ आ गया था, लेकिन कहाँ से ये एनर्जी कहाँ से आया। उसके अंदर मतलब उसके अंदर उसकी जो गोल्डन कोर है, उस गोल्डन कोर की अकॉर्डिंग ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से ही वो उस गुचिंग स्ट्रिंग को बजा सकता है। तो उसके अंदर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी रहना चाहिए, लेकिन उसके अंदर उस गुचिंग के अंदर ऑलरेडी पावर है, मतलब उसकी पावर के साथ कहीं ना कहीं कोई और पावर भी है जो उस गुचिंग स्ट्रिंग में है। तो लान वांगजी उसे ही टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था, वो समझ भी नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। लान वांगजी इसको लेकर कुछ देर तक बैठा रहता है। उसके बाद उसके पास उसका रॉयल गार्ड आया था।
उसे ये कहने के लिए कि जो किंग लैन चिंगेचुन है वो उसे बुला रहे हैं। वांग जी जो टाइम वेस्ट ना करके तुरंत ही लैन चिंगेचुन के पास चले गए थे, यानी कि राजमहल। वो राजमहल की तरफ चला गया था। राजमहल जाने से पहले वो शुएंग से पूछा कि विंग कहाँ है, जहाँ पे शुएंग ने उसे बता दिया कि जो विंग था, विंग उसके भाई लैन शिचैन के साथ है। ये सुनकर लान वांगजी ने सिर नोट कर दिया था और वो तुरंत ही राजमहल की तरफ चला गया था। यहाँ पे राजमहल जाने के बाद वो अपने फादर से मिलता है, जहाँ पे उसके फादर स्टडी रूम में थे। जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी अपने फादर को वो करता है और वो कहता है फादर आपने बुलाया था। जहाँ पे उसके फादर कहते हैं वांगजी मुझे खबर मिला है। ये सुनकर जो लान वांगजी था, लान वांगजी अपने फादर की तरफ देखता है, जहाँ पे जो लैन चिंगेचुन अपने बेटे की तरफ देखते हैं और बहुत ज़्यादा वॉरिडली कहते हैं वांगजी मेरे पास सारे क्लैन लीडर्स के लेटर आए हैं। ये कहकर वो वांगजी की तरफ देखते हैं और वो वॉरिडली कहते हैं एंड वो लोग लेटर में कुछ अजीब सा ही बता रहे हैं। ये कहकर वो वांगजी की तरफ देखते हैं। उसके बाद वो एक लेटर उठाते हुए कहता है ये लो, ये नी मिंजी का लेटर है, नी सेक्ट से। जहाँ पे ये सुनकर जो वांगजी था, वांगजी उस लेटर की तरफ देखता है। उसके बाद वो उस लेटर को अपने हाथ में लेता है एंड वो उस लेटर को पढ़ने लगा था। ये नी मिंजी का लेटर था, जहाँ पे नी मिंजी ने लिखा पिछले एक हफ्ते में नी क्लैन में कुछ अजीब सही चीज़ें होने लगी हैं। यहाँ पे नी क्लैन जो बहुत ज़्यादा ही हरियाली से भरा हुआ था, अचानक ही नी क्लैन का जो हवा था वो बदलने लगा था। हवा में कुछ अलग सा एनर्जी व पावर सब लोगों को महसूस हो रहा था। जो लोग कल्टिवेटर्स थे उन्हें यही लग रहा था कि हवा में कुछ तो है, लेकिन उन लोगों ने इसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि शुरुआत में ये जो एहसास था वो बहुत कम था, बहुत कम मात्रा में था। तो उन लोगों को लगा कि ये नॉर्मल है, शायद उन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही सोचा है, इसीलिए उन लोगों ने इस चीज़ को जाने दिया। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब ऑलमोस्ट पूरा एक हफ्ता खत्म होने वाला था एंड उसी के बीच में ही अचानक ही जो नॉर्मल लोग थे, वहाँ पे नी क्लैन में बहुत सारे ना नॉन कल्टिवेटर्स भी थे, कल्टिवेटर्स भी थे एंड नॉन कल्टिवेटर्स, वो लोग मिलकर ही ना एक साथ नी जो सेक्ट था वहाँ पे रहते थे। लेकिन वहाँ पे वो नॉन कल्टिवेटर्स वो लोग ब्रीथ ठीक से नहीं ले पा रहे थे, बहुत ज़्यादा ही उनको सांसें लेने में प्रॉब्लम हो रही थी एंड साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोगों की ना धीरे धीरे डेथ भी हो रही थी। तो ये चीज़ जो सेक्ट लीडर नी मिंजू को पहले नहीं पता था एंड वो क्लैन में तब थे भी नहीं। वो जब क्लैन वापस गए तब जाके उन्हें अपने लोगों से पता चला कि उनके सेक्ट में हो क्या रहा है एंड ये पता होते ही ना वो नी मिंजू खुद गए थे वहाँ पे चेक करने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। वो वहाँ पे जाके चेक करे थे कि जो लोग मर गए हैं और जो लोग सांसें ठीक से नहीं ले पा रहे हैं उन्हें एग्जैक्टली हुआ क्या है। और साथ ही साथ वो सारे लोग जो लोग कल्टिवेटर्स थे उनको भी जो सांसें प्रॉब्लम हो रही थी वो उन्हें भी चेक कर रहे थे, जहाँ पे उन्हें चेक करने के बाद उन्हें यही पता चला कि कुछ स्मोक जैसा है, कुछ ब्लैक जैसा स्मोक जो उनके बॉडी के अंदर जा रहा है और उनके बॉडी की जो सारी जो एनर्जी है वो उसे खींच रहा है एंड वो अपने अंदर वो जो एनर्जी है वो ले रहा है और इस वजह से उन्हें सांसें लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। सबसे ज़्यादा जो कल्टिवेटर्स थे, ठीक है, जो नॉर्मल कल्टिवेटर्स थे, जो लोग इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, उनके ही जो शक्ति है वो उस स्मोक खींच कर ले रहा था एंड यही नी मिंजू को पता चला। नी मिंजू को बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि ये कैसी चीज़ थी जो ब्लैक कलर की थी और वो किस तरह से लोगों की एनर्जी को खींच रही थी। नी मिंजू इसे और भी गहराई से जानने के लिए वो वहीं पे रुक गए थे एंड वहाँ पे रुककर वो उन सारे लोगों को स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहे थे, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी। जो लोग गोल्डन कोर एकदम स्ट्रॉन्ग है वो लोग उन सारे नॉर्मल जो कल्टिवेटर्स थे उनको एनर्जी देने लगे थे एंड जो लोग नॉन कल्टिवेटर थे, जो लोग बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर बन गए थे, उन लोगों को वो लोग वहाँ से हटा दिया था एंड वो देखना चाहते थे कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है और ये स्मोक कैसे उन सारे कल्टिवेटर्स के पास जाता है। इसीलिए वो वहाँ पे रुक गए थे एंड वहाँ पे रुककर वो इंतजार कर रहे थे रात का, क्योंकि उन्हें पता चला था कि रात के टाइम पर ही ये स्मोक काम करता है। ये जो स्मोक था वो आता है नॉन कल्टिवेटर्स के पास एंड उनकी शक्तियों को खींचता है। जहाँ पे जो नी मिंजू रात का इंतजार करते हैं, जहाँ पे रात के वक्त को नी मिंजू जो बाहर आ गए थे वो रात को बिताने के लिए वो एक इन में रुके थे, लेकिन रात के टाइम ही वो इन से बाहर निकल गए थे एंड वो वहाँ पे आ गए थे जहाँ पे ये सारी घटनाएं हो रही थी। ये सारी घटना ना नी सेक्ट के अंदर जो एक पहाड़ जैसा था वहाँ पे हो रहा था। असल में नी सेक्ट बहुत ज़्यादा छोटा था, इतना बड़ा बिल्कुल नहीं था। ये सेक्ट जरूर था लेकिन बहुत छोटा था। इनफैक्ट यहाँ पे सारी सेक्ट थी बहुत छोटे छोटे हैं एंड ये सारे सेक्ट मिलाकर ना पूरा लैंड किंगडम था, ठीक है, पूरा लैंड किंगडम। ये सारे सेक्ट लैंड किंगडम के अंदर आता था, तो ये नी सेक्ट भी लैंड किंगडम के अंदर ही आता था। तो यहाँ पे नी सेक्ट के अंदर एक छोटा सा पहाड़ था, बहुत छोटा, एंड उसी पहाड़ में ये सारी चीज़ें हो रहा था एंड यहाँ पे सब लोग परेशान हो गए थे। ये पहाड़ ना एक रहने का जगह था। यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों ने ना अपना घर बना के रह रहा था। तो नी सेक्ट ऑफकोर्स छोटा था, तो यहाँ पे जितने भी नी सेक्ट के लोग थे ना वो इस पहाड़ में अपना अपना घर बना कर रह रहे थे। लेकिन अब इस पहाड़ में ना कुछ अजीब सा होने लगा था। यहाँ पे कल्टिवेटर नॉन कल्टिवेटर दोनों मिलकर ही रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ना उसी पहाड़ में ये सारी चीज़ें हो रहा था, जहाँ पे नी मिंजू उसी पहाड़ के पास आए थे, जहाँ पे जो नी मिंजू था वो उस पहाड़ के अंदर चले गए थे। यहाँ पे ना उस पहाड़ में जितने भी नॉन कल्टिवेटर्स थे ना उन्हें हटा दिया गया था एंड जहाँ पे जो नॉर्मल कल्टिवेटर्स थे उनमें से कुछ लोग थे एंड कुछ लोगों को उस पहाड़ से हटा दिया गया था। जहाँ पे जो नी मिंजू थे, नी मिंजू अपनी जो स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स जो लोग डिसेबल्स थे नी क्लैन के, तो वो लोग उनके साथ चले जा रहे थे उस पहाड़ के अंदर। एंड उस पहाड़ के अंदर जाने के बाद ना बस
कुछ देर में ही ना नी मिंजू को खुद को ही बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा सफोकेशन, जहाँ पे नी मिंजू एहसास कर पा रहे थे कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा था, मतलब कुछ अजीब सा ही उस हवा में मतलब घुल रहा था, जो नी मिंजू के बॉडी के अंदर भी ये जाने लगी थी। नी मिंजू जो तुरंत ही अपनी जो तलवार था, जो बख्शिया था, उसे बाहर निकाल लिया था। एंड ये जो बख्शिया था, एंड ऑफ कोर्स ये बख्शिया ना हर मतलब चीज़ को, हर पावर को काट सकता था। ये शक्ति मतलब बख्शिया के अंदर था, तो बख्शिया उस हवा में ही ना मतलब अपना जो बख्शिया था उसे चला रहे थे। एंड वो उन सारे जो चीज़ें थी, ठीक है, जो हवा में घुल रहा था, जो स्मोक जैसा था, ऑफ कोर्स रात का वक्त था, स्मोक उतना ज़्यादा क्लियरली सब लोगों को दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन नी मिंजू को दिख रहा था। नी मिंजू जो उन सारी चीज़ों को ना मतलब अपने बख्शिया से ना काट रहे थे, हटा रहे थे, एंड उनकी इस बख्शिया से वो सारी चीज़ें हट भी रही थी, जहाँ पे नी मिंजू उस चीज़ को मतलब उस धुएं को काटते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे उस पहाड़ के और भी ज़्यादा। एंड जब वो पहाड़ के एकदम मतलब बीचों बीच आ गए, तब जाके उन्हें कुछ दिखने लगा था, वो भी अपने ठीक सीधे मतलब सीधे बराबर। जब वो देख रहे थे ना, वहाँ पे कुछ ग्लो कर रहा था, वो भी लाल कलर में। वो चीज़ क्या था नी मिंजू ठीक से देख नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो मतलब अपने बख्शिया के साथ उसी तरफ बढ़ने लगे थे। एंड वो समझ पा रहे थे कि वो धुआं उसी की तरफ से ही आ रहा था, मतलब उस लाल कलर की चीज़ से ही आ रहा था, जहाँ पे नी मिंजू उस लाल कलर की चीज़ की तरफ बढ़ते हुए उस स्मोक को काट कर मतलब जा रहे थे, क्योंकि वो स्मोक नी मिंजू को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो नी मिंजू अपने बख्शिया से उसे काटते हुए अंदर जा रहे थे, मतलब उस लाल चीज़ की तरफ जाने लगे थे जो रेड कलर में ग्लो कर रहा था। जहाँ पे नी मिंजू इससे पहले और ज़्यादा कुछ समझ पाते और उस जगह पे उस रेड कलर की चीज़ की तरफ बढ़ पाते, वो रेड कलर की चीज़ एक अजीब ही एनर्जी बाहर निकाला, एंड उन सारे लोगों को, नी मिंजू के साथ जो भी डिसेबल आए थे, वो सारे लोगों को एक फोर्स के साथ दूर ढकेल दिया। नी मिंजू जो कुछ कर भी नहीं पाए थे, और ना ही वो खुद को मतलब उस फोर्स से खुद को बचा पाए थे, वो बहुत दूर जाके गिरे थे। एंड साथ ही साथ उनका बख्शिया भी उनसे बहुत दूर जाके गिर गया था। सारे लोग इससे बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे, क्योंकि वो हमला जो था ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ था, जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। जहाँ पे वो इससे पहले कि और कुछ समझ पाते या फिर कुछ कर पाते, वो जो रेड कलर का चीज़ था ना, वो वहाँ से अचानक ही ना एकदम हवा में उड़कर चला गया कहीं पे। नी मिंजू कुछ समझ नहीं पाए वो क्या था, नी मिंजू सच में समझ नहीं पाया था। जहाँ पे नी मिंजू बहुत मुश्किल के बाद वो पहाड़ से निकलने के बाद उन्होंने सोचा कि ये सारी चीज़ों के बारे में किंग को बताना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अजीब था एंड बहुत ज़्यादा खतरनाक भी था। एंड वो उस फोर्स से ये तो समझ गए थे कि उस चीज़ में बहुत ज़्यादा एनर्जी था, बहुत ज़्यादा, और ये कोई अच्छी शक्ति तो बिल्कुल नहीं था। नी मिंजू यही समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने एक लेटर लिखा, एंड ये लेटर उन्होंने किंग को भेजा। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी इसे पढ़ रहा था, एंड वांगजी इसे पढ़ने के बाद उसकी पता नहीं कि कुछ अजीब सा लगा। वो रेड कलर का चीज़, हाँ, उसके दिमाग में ना सिर्फ एक ही चीज़ आया, दफन रेली। एंड ये याद आती ही ना वो तुरंत ही अपने फादर की तरफ देखता है, जहाँ पे उसके फादर वो मतलब वांगजी की तरफ देखते हैं, और वो कहता है ये सिर्फ एक ही क्लैन का घटना नहीं है, ये सारे क्लैन का घटना है। यहाँ पे मुझे सारे सेक्ट लीडर्स ने लेटर भेजा है, और उनके लेटर्स में सिर्फ यही लिखा है कि उन्होंने सिर्फ ये रेड कलर का चीज़ देखा है जो चमकता है, एंड जो बहुत ही एनर्जी मतलब अपने अंदर ले रहा है, सबके गोल्डन कोड से वो अपनी अंदर एनर्जी को इकट्ठा कर रहा है। पर ये क्या है ये किसी को नहीं पता, ये ऑलमोस्ट सभी सेक्ट लीडर्स सभी क्लैन में देखा गया है। एंड अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये हमारे क्लैन के बाहर भी देखा गया है। ये सुनकर जो वांगजी था, वांगजी अपने फादर की तरफ देखता है, वो भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, और वो कहता है क्या हमारे सेक्ट के कहाँ, जहाँ पे जो मतलब लैंड चिंगे जो थे वो कहते हैं हमारे सेक्ट से बाहर, वो भी ये सिटी में ये देखा गया है। एंड इसीलिए ही मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ। यहाँ पे मेरे गुप्तचरों ने कहा कि ये सिटी के बाहर जितने भी नॉन कल्टिवेटर्स हैं वो ऑलमोस्ट मर चुके हैं उस लाल कलर की चीज़ से, और दूसरी तरफ वो लाल कलर की चीज़ मतलब नॉर्मल कल्टिवेटर से अपनी एनर्जी ले रहा है। एंड इसीलिए ही मैं इतना ज़्यादा घबराया हुआ हूँ। मैंने ऑलमोस्ट मेरे आधे से भी ज़्यादा सैनिकों को वहाँ भेजा था उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मैंने उन लोगों को कहा है कि ईसीटी से जितने भी लोग थे उन्हें बाहर निकाला जाए, ताकि वो रेड कलर की चीज़ उन्हें ना पकड़ पाए और ना ही उनको मार पाए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ये है क्या, और ये आया कहाँ से है, आखिर ये करना क्या चाहता है, कि क्या चीज़ है। जहाँ पे जो लैंड चिंगन जो थे वो यही बोल रहे थे। दूसरी तरफ वांगजी ये सुनकर ही ना एकदम फ्रोज हो गया था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, दफन रेली, हाँ क्या ये दफन रेली से बाहर आया है। वांगजी के दिमाग में यही चल रहा था। वो अपने फादर की तरफ देखता है और वो कहता है फादर क्या वो ईसीटी से यहाँ हमारे गुस्सू की तरफ आ रहा है। ये सुनकर जो लैंड चिंगन कहता है मुझे लगता है वो हमारे गुस्सू की तरफ ही आ रहा है। जितना मुझे समझ आया है कि ये जो भी शक्ति है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वो सभी क्लैन में एक बार ना एक बार ज़रूर गया है, तो यहाँ हमारे गुस्सू की तरफ वो ज़रूर आएगा, और यही डर मेरा है, और इसीलिए ही मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। तुम अभी के अभी गुस्सू के बॉर्डर के पास जाओ। वो राज्य के अंदर तो घुस गया है, लेकिन वो गुस्सू तक नहीं पहुँचना चाहिए, इसीलिए तुम अभी के अभी गुस्सू से बाहर जाओ और तुरंत ही वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग तालिस्मान से बैरियर क्रिएट करो, ताकि वो जो भी चीज़ है वो शक्ति हमारे गुस्सू के अंदर ना आ पाए। वो राज्य के अंदर आया है, इसका मतलब गुस्सू में भी आके वो तबाही मचाएगा, और मैं नहीं चाहता कि अब गुस्सू में कोई भी ऐसा खतरा आए। हमें पहले से ही सतर्क होना होगा और जल्दी से
हमारे सारे सैनिकों को पूरी तरीके से गुसु के चारों तरफ फैला दो, ताकि वो लाल कलर का शक्ति जो भी है वो गुसु के अंदर ना आ पाए। ये कहकर वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी जो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें सोच लिया था, वो सिर्फ अपने सिर को नोट करता है और वो तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल गया था। बाहर निकलते ही वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अब बात हाथ से बाहर जा रहा था। वो समझ गया था कि ये वही शक्ति है जो उस दफन माउंटेन से बाहर आया था। वो दफन माउंटेन से बाहर आ गया, इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। लेकिन वांगजी को इसे रोकना पड़ेगा, किसी भी हालत में रोकना पड़ेगा। ये चीज़ अगर किसी गलत हाथ में पड़ गया, वो शक्ति अगर किसी गलत हाथ में पड़ गया, तो पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड इसे मुसीबत में पड़ सकता है। और लान वांगजी जो होने वाला किंग है, वो अपने राज्य को कभी भी मुसीबत में नहीं डाल सकता है और ना ही मुसीबत में रख सकता है। यही सोचकर लान वांगजी अपने जो राजमहल था वहाँ से बाहर निकल गया। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे सैनिक रेडी थे, मतलब किंग के बोलने से ही सारे जो सैनिक थे वो बाहर ही खड़े थे। जहाँ पे लान वांगजी बाहर आते ही वो सारे सैनिक की तरफ देखता है और वो कहता है, अभी के अभी पूरे गुसु के बॉर्डर में तैनात रहो, और हाँ याद रहे कुछ भी ऐसा गलत देखो तो तुरंत ही हमें खबर करो। ये कहकर वो सारे सैनिक की तरफ देखता है। सारे सैनिक अपने सिर झुकाते हुए कहता है, ठीक है क्राउन प्रिंस। जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी कहता है, अभी के अभी सब लोग बॉर्डर के पास चले जाओ। ये कहकर वो सबको हुक्म देता है। जहाँ पे सारे सैनिक जो अपने अपने तलवार पे उड़ते हुए एकदम गुस्सू के बॉर्डर की तरफ जाने लगे थे। यहाँ पे बहुत सारे सैनिक थे, मतलब तकरीबन 3000 से भी ज़्यादा सैनिक यहाँ पे थे, क्योंकि गुस्सू सबसे बड़ा एक किंगडम था। तो यहाँ पे बहुत सारे सैनिक की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे पूरे 3000 सैनिक थे, जिसे लान वांगजी ने पूरे बॉर्डर में फैला दिया था, मतलब गुस्सू के बॉर्डर में फैला दिया था। लान वांगजी जो खुद भी बॉर्डर की तरफ अब उड़ के जाने लगा था अपने तलवार पे, जहाँ पे उसके साथ शुयेंग भी था। शुयेंग और वो दोनों तुरंत ही गुस्सू के बॉर्डर के पास जाने लगे थे। बॉर्डर के पास जाते जाते तकरीबन 15 मिनट लगा था उन्हें, क्योंकि वो लोग बहुत हाई स्पीड में चले गए थे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा समय नहीं था। वो लोग वो शक्ति ईसीटी के सामने आ गया था, और ईसीटी जो गुस्सू से बहुत ज़्यादा करीब था, तो वो लोग ज़्यादा देर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो लोग तुरंत ही एकदम गुस्सू के बॉर्डर के पास आ गए। एंड गुस्सू के बॉर्डर के पास आते ही लान वांगजी जो गुस्सू के मेन गेट को देखता है, जो ऑलरेडी वहाँ पे बैरियर लगा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्हें एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाला बैरियर लगाना पड़ेगा। लान वांगजी जो वही करने लगा, वो तुरंत ही एक बैरियर क्रिएट करने लगा था। वो अपनी एनर्जी के साथ तालिस्मान को यूज़ कर रहा था, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा पावर था, बहुत ज़्यादा। और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस तालिस्मान में बहुत ज़्यादा पावर इकट्ठा हो जाएगा, जो एक बहुत ही शक्तिशाली एक बैरियर क्रिएट कर सकता है। एंड लान वांगजी वही करने लगा। लान वांगजी उस तालिस्मान के ऊपर अपनी पावर्स को डालने लगा था। वो ये प्रोसेस कर ही रहा था कि तभी गुस्सू का खतरे का अलार्म बज गया था। ये देखकर लान वांगजी एकदम फोर्स हो गया था। अलार्म, ये खतरे का अलार्म है, इसका मतलब हमला, गुस्सू में हमला किसने किया? तभी दूसरी तरफ जो सैनिक थे, सैनिक चिल्लाकर कहते हैं कि गुस्सू में हमला हुआ है। ये कहकर सब लोग पूरी तरीके से गुस्सू बॉर्डर को एकदम घेर लिया था, प्रोटेक्टिवली घेर लिया था। यहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी सारे सैनिक को कहता है, अभी क्या अपने तलवार और अपने औजार को सामने रखो, जो भी आएगा गुस्सू के अंदर कोई जाना नहीं चाहिए। ये कहकर वो अपने तलवार बीचेन को समन कर लिया था। जहाँ पे जो शुयेंग था, शुयेंग भी तैयार था। शुयेंग भी सारे सैनिकों के साथ बॉर्डर के एंड में था। लान वांगजी वो भी अब एंड में आ गया था, देखने के लिए कि कौन आया है हमला करने के लिए। यहाँ पे लान वांगजी देखता है कि बहुत सारे लोग थे जो पूरी तरीके से ब्लैक रोब में ढके हुए थे एंड अपने मुंह को कवर किए हुए थे, लेकिन उनके हाथ में तलवार थे। एंड वो पूरे गुस्सू को घेर लिया था। लान वांगजी जो ये देखने के बाद सारे सैनिक को अलर्ट रहने के लिए कहा था, अपने तलवार को लेकर तैयार। सिर्फ लान वांगजी का एक आदेश एंड सब लोग हमला कर देंगे। जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी उन सारे लोगों को देखता है जो लोग गुस्सू में हमला करने के लिए आए थे। वो उन सारे लोगों को देखते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग, और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई गुस्सू में हमला करने की? क्या तुम्हें नहीं पता है कि गुस्सू में हमला करने का अंजाम क्या होगा? ये कहकर वो सबकी तरफ ग्लेयर करता है। लान वांगजी को पता नहीं क्यों ये सारे लोगों की जो ड्रेसिंग सेंस था, ये कहीं ना कहीं जाना पहचाना लग रहा था। ये उसने कहीं पे देखा है। लान वांगजी जो ये सोच ही रहा था कि तभी उन हमलावरों में से एक कहता है, आक्रमण। एंड ये सुनकर ही सारे सैनिक जो गुस्सू के जो सैनिक थे ना, वो भी तैयार हो गए थे। एंड लान वांगजी के कहने पर ही वो लोग भी हमला कर दिया था। अब यहाँ पे वॉर स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे लड़ाई हो रहा था। यहाँ पे ना जितने भी लोग गुस्सू में हमला करने के लिए आए थे ना, वो सारे लोग ना बहुत सारे थे, तकरीबन गिन चुनकर अगर कहा जाए तो उनके सैनिक, लान वांगजी के जितने भी सैनिक थे ना, उनके बराबर सैनिक आए थे। वांगजी जो समझ नहीं पाया कि ये कौन हो सकता है जो इतने सारे सैनिकों को गुस्सू में हमला करने के लिए भेजा है। लान वांगजी जो समझ गया था कि इनको किसी ने भेजा जरूर है, लेकिन कौन? लान वांगजी यही सोचते हुए उन सारे लोगों से लड़ने लगा था। यहाँ पे बहुत सारे सैनिक थे जो गुस्सू में हमला करने के लिए आए थे, जहाँ पे वो उन सारे लोगों से लड़ने लगा था। यहाँ पे शुयेंग सारे सैनिक मिलकर वहाँ पे लड़ने लगे थे। यहाँ पे गुस्सू के बॉर्डर पे कुछ सैनिक गार्ड दे रहे थे एंड वहाँ से आधे से सैनिक लड़ रहे थे। यहाँ पे लान वांगजी जो गुस्सू को प्रोटेक्ट करते हुए उन सारे सैनिकों को वहाँ से हटा रहा था, मार रहा था, क्योंकि वो लोग सैनिक भी लान वांगजी की सैनिक यानी कि गुस्सू की जो सैनिक थी उनको भी मार रहा था। ये देखकर लान वांगजी भी रुक नहीं रहा था, वो भी एक एक करके सारे सैनिकों को मार रहा था। जहाँ पे वॉर अब बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगा था। ऊपर से यहाँ पे लान वांगजी की सैनिक कम पड़ रहे थे। ये देखकर लान वांगजी जो शुयेंग की तरफ देखता है और वो कहता है, अभी के अभी बहुत सारे सैनिक को भेजने के लिए कहो, यहाँ पे सैनिकों की ज़रूरत है। जहाँ पे ये सुनकर शुयेंग नोट करता है एंड वो वहाँ से निकल गया था। लान वांगजी जो इनको संभालने लगा था, एक एक करके सारे सैनिकों को मार रहा था, दुश्मनों को मार रहा था। जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी उन्हें एक एक हमले में अपने बीचन से 4-5 को एक साथ ही मार रहा था। एंड
बाकी जो सैनिक थे वो लोग एक एक करके सबको हराने की कोशिश कर रहे थे। लान वांगजी नोटिस करता है कि जितने वो लोग मतलब उन सारे दुश्मनों को हरा रहे थे, मार रहे थे, उतना ही वो सैनिक और भी ज़्यादा आ रहे थे। इसका मतलब वहाँ पे बहुत सारे सैनिक और भी है। लान वांगजी ये नोटिस करते ही ना वो अपनी गुजिन स्ट्रिंग को अब समन कर लिया था, क्योंकि उसके पास ज़्यादा समय नहीं था। ऊपर से लान वांगजी को समझ आ गया था कि यहाँ पे ये लोग ऐसे ही नहीं आए हैं, कोई मकसद से आए हैं। एंड ये समझने के बाद ही ना वो अब तुरंत ही सारे सैनिकों को एक साथ हराने के लिए अपने गुजिन को समन किया था। वो अपने गुजिन को समन करते ही अपने गुजिन को बजाने लगा था। एंड वो अपने गुजिन स्ट्रिंग से एक साथ 10 लोगों को मतलब घायल कर रहा था, उन्हें गुसू से दूर फेंक रहा था। जहाँ पे उसकी गुजिन स्ट्रिंग की शक्ति को देखकर दुश्मनों से बहुत सारे लोग डर गए थे, लेकिन वो लोग वहाँ से नहीं जा रहे थे। ये देखा लान वांगजी, जो एक के ऊपर भी मर्सी नहीं दिखा रहा था, वो एक एक करके सबको वहाँ से दूर फेंक रहा था। जहाँ पे ये देखकर जो दुश्मनों से एक जो लान वांगजी को देख रहा था वो एक दूसरी तरफ देखता है, मतलब एक जगह पे। एंड वो एक जगह देखकर इशारा करता है। एंड उसी के बाद ही वहाँ पे एक और पर्सन आया। एंड वो पर्सन भी पूरी तरीके से ब्लैक रोप में था, पूरी तरीके से ब्लैक रोप में, जिसकी फेस तक भी दिख नहीं रहा था और ना ही उसकी आंखें ठीक से दिख रहा था। लान वांगजी जो अपने गुजिन को बजा रहा था वो उस पर्सन की तरफ देखता है। वो पर्सन हवा में उड़ रहा था। एंड ऑफकोर्स लान वांगजी भी अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से हवा में उड़ रहा था अपने गुजिन के साथ, जहाँ पे वो उस पर्सन की तरफ देखता है। ऑफकोर्स रात का वक्त हो गया था तो उसका फेस तो वैसे भी दिख नहीं रहा था, और ऊपर से उस पर्सन ने पूरी तरीके से ब्लैक रोप पहना हुआ था, ब्लैक रोप से अपनी पूरी बॉडी को ढक लिया था, जिसकी वजह से उसे पहचानना भी नामुमकिन था। लान वांगजी जो उसकी तरफ देखता है, उसके बाद वो उसकी तरफ भी अपने स्ट्रिंग से हमला करने लगा था। वो पर्सन जो लान वांगजी की तरफ घूर के देख रहा था वो उस गुजिंग स्ट्रिंग के हमले से बहुत इजीली बच गया था। ये देखकर लान वांगजी एकदम शॉक हो गया, क्योंकि उसकी गुजिंग स्ट्रिंग की मतलब पावर से आज तक कोई बच ही नहीं पाया है। लेकिन ये पर्सन वो उस पर्सन की तरफ देखता है। इस बार वो लगातार 2 स्ट्रिंग के साथ उस पर्सन के ऊपर वार करता है, लेकिन वो पर्सन दोबारा बच गया था। वो उसे डॉज कर लिया था, और वो डॉज करते ही वो लान वांगजी के करीब आने लगा था। लान वांगजी जब वहीं पे खड़ा हुआ था, आई मीन वहीं पे हवा में उड़ के गुचिंग से हमला कर रहा था, वो वहीं पे था, वहाँ से हिला तक नहीं था। वो उस पर्सन की तरफ देखता है और वो लगातार वो मतलब उस पर्सन की तरफ हमले करने लगा था, जहाँ पे वो पर्सन बार बार उसे डॉज कर रहा था। ये देखकर लान वांगजी जो अपने तलवार मतलब बीचेन को लेता है और वो अपने बीचेन को उसकी तरफ थ्रो किया था। एंड वो मतलब अपने बीचेन को हमला करने के लिए बोल दिया था। यहाँ पे उसकी बीचेन जो उस पर्सन की तरफ मतलब चला गया था और उस पर्सन से लड़ने लगा था। लान वांगजी एक तरफ अपने बीचेन को संभाल रहा था और दूसरी तरफ अपने गुचिन को, वो अपने दोनों हाथों से गुचिन को संभाल रहा था। यहाँ पे उसका स्पिरिचुअल एनर्जी से वो अपने तलवार को चला रहा था पूरी तरीके से, मतलब वो दोनों तरफ से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ कर रहा था। एंड दूसरी तरफ वो पर्सन भी उस बीचेन से लड़ने लगा था। लान वांगजी दोनों तरफ ही फोकस कर रहा था, मतलब उन सारे सैनिक मतलब दुश्मन, उन सारे दुश्मन की तरफ भी वो ध्यान रख रहा था, और साथ ही साथ बीच में जो पर्सन आया था वो उसकी तरफ भी ध्यान रख रहा था। मतलब टोटली वो दोनों तरफ ही अपनी एनर्जी यूज़ कर रहा था। जहाँ पे जो लोग गुसू के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे वो अपने स्ट्रिंग से उन सारे लोगों को दूर ढकेल रहा था। यहाँ पे उसके सैनिक भी लड़ने लगे थे। साथ ही साथ जो वांगजी था, वांगजी भी अपने पूरी तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ कर रहा था। लान वांगजी जो नोटिस करता है वो जो बीच में पर्सन था वो उस बीचन से लड़ रहा था, और उसकी लड़ने की स्टाइल, उसकी लड़ने का तरीका बहुत ज़्यादा सिमिलर था, मतलब गुसू से, हाँ गुसू से सिमिलर था। लान वांगजी जो उस पर्सन की तरफ ध्यान से देखने लगा था, वो पर्सन जिस तरह से लड़ रहा था वो सारे मूव गुसू के मूव्स थे। ये पर्सन जो लड़ रहा था वो पूरी तरीके से गुसू की लड़ाई जानता है। लान वांगजी ये सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक वॉइस कहता है भाई। ये सुनकर लान वांगजी तुरंत ही पीछे मुड़ता है, और वो पीछे मुड़ते हुए कहता है शिचैन, जहाँ पे हाँ शिचैन जो गुसू के बॉर्डर में आया था। एंड उसके साथ किंग लैन चिंगेंजुन भी थे, जहाँ पे जो किंग लैन चिंगेंजुन थे वो और भी ज़्यादा सैनिक लेकर आए थे। साथ ही साथ वो अब लड़ना भी स्टार्ट कर चुके थे। यहाँ पे किंग लैन चिंगेंजुन साथ ही साथ जो मतलब शिचैन थे वो भी अब लड़ने लगा था। वो भी उन सारे जो दुश्मन थे उन पे हमला करने लगा था। वांगजी भी कर रहा था, वो भी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ कर रहा था। उसने बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ किया था, बहुत ज़्यादा। उसने 2 तरफ मतलब गुचिन और साथ ही साथ अपने तलवार पे वो दोनों तरफ ही अपनी शक्ति यूज़ कर रहा था। हालांकि उसकी मतलब गोल्डन कोर इतना स्ट्रॉन्ग तो था कि वो दोनों को एक साथ ही चला सकता है, तो वो वही करने लगा था। यहाँ पे वो पर्सन जो उसके मतलब बीचन के साथ लड़ रहा था, वो पर्सन भी बहुत देर तक उस बीचन के साथ लड़ता है। एंड आखिर में जाके वो पर्सन थोड़ा सा दूर हट गया। एंड दूर हटकर वो मतलब उस बीचन की तरफ देखने लगा, और साथ ही साथ उसकी नज़र वांगजी की तरफ गया। वांगजी जो उसकी तरफ देखने लगा वो हाँ अपना अभी भी गुचिन बजा रहा था, लेकिन वो उसकी तरफ देखता है, उस पर्सन की तरफ देखता है, और वो इससे पहले कुछ और समझ पाता वो पर्सन उसकी तरफ एक मतलब कुछ फेंक कर मारा बहुत तेज़ी से। लान वांगजी जो इससे पहले कुछ और समझ पाता वो बस अपने सिर को मतलब उस चीज़ से हटा दिया था, लेकिन वो अपने पूरी तरीके से बॉडी को हटा नहीं पाया था उस चीज़ से, जो चीज़ उसकी तरफ फेंका गया था। इस वजह से वो चीज़ से ना उसके शोल्डर पे ना एक कट लगा। एंड तब जाके लान वांगजी नोटिस कर पाया वो एक खंजर टाइप का था। लान वांगजी जो उस पर्सन की तरफ देखता है वो पर्सन जो लान वांगजी की तरफ देखकर जैसे कि मतलब
हंसा था, मतलब ऑफकोर्स उसका फेस नहीं दिख रहा था, लेकिन लान वांगजी को लगा कि वो पर्सन हंसा। एंड उसके बाद वो पर्सन दोबारा वांगजी की तरफ एक और खंजर फेंक के मारा, लेकिन इस बार वांगजी अलर्ट था, तो इसीलिए वो तुरंत ही उस जगह से एकदम हट गया और वो हटते ही अपने गुचिंग से उसके ऊपर हमला करता है। एंड उसकी गुचिंग स्टिंग की हमले से वो पर्सन भी बहुत दूर चला गया था, लेकिन उसने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल भी लिया था। वो अपने आप को संभालने के बाद लान वांगजी की तरफ वो देखता है। लान वांगजी भी उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसने अपनी वार को नहीं रोका। वो दोबारा उस पर्सन की तरफ हमला करता है। वो पर्सन इस बार दोबारा मतलब लान वांगजी की गुचिंग स्टिंग की वो शक्ति को डॉच कर रहा था। लान वांगजी समझ नहीं पा रहा था कि ये पर्सन कर क्या रहा है, उसके साथ कोई गेम खेल रहा है क्या, जहाँ पे वो भी मतलब कर रहा था हमला, जहाँ पे वो पर्सन कुछ देर तक लान वांगजी की उसी गुचिंग स्टिंग की हमले से बचता है। लान वांगजी जो लगातार कर रहा था ना, अचानक उसकी शोल्डर में ना बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगा उसे, और उसके साथ ही लान वांगजी की जो हाथ थी वो अचानक ही ना रुकने लगी थी, मतलब अपनी गुचिंग स्टिंग में रुकने लगी थी। लान वांगजी शॉक्ड हो गया, कंफ्यूज हो गया, और वो अपने हाथ की तरफ देखने लगा। उसकी हाथ जो बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन कर रहा था। लान वांगजी ने अपने दूसरे हाथ से उस हाथ को पकड़ लिया था जिस हाथ में उस खंजर से कट लगा था। वो देखता है कि उसकी जो हाथ था उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड था, मतलब उसकी कट के निशान से ना बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। लान वांगजी ये देखने के बाद वो मतलब समझ नहीं पाया, उसका हीलिंग मतलब उसकी हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा था, तो उसका गोल्डन कोर बहुत जल्दी उसकी जो मतलब जख्म था उसे हील कर देता था, लेकिन उसका ये हील क्यों नहीं हुआ। लान वांगजी इसकी तरफ देख ही रहा था कि तभी पीछे से लान चिंगेजुन कहता है, वांगजी संभाल के। ये सुनकर लान वांगजी जो अलर्ट हो गया था और वो तुरंत ही अपने तलवार को अपनी तरफ बुला लिया था। एंड वो बीचेन कह के बुलाने से ही उसका बीचेन उसके हाथ में तुरंत ही आ गया और वो उस पर्सन की तरफ देखता है जो उसके बहुत करीब आ गया था। ये देखकर वो पर्सन को लान वांगजी एक ही बार में बहुत दूर ढकेल दिया था, मतलब इस बार उसने बहुत फोर्स यूज़ किया था, क्योंकि वो पर्सन ऑलरेडी उसके बहुत ज़्यादा करीब आ गया था और वो भी उसके हाथ में वही खंजर था जो खंजर से लान वांगजी के शोल्डर पे मारा गया था। एंड लान वांगजी समझ गया था कि उस खंजर में जहर था जो लान वांगजी के बॉडी में फैल रहा था, और ये समझते ही लान वांगजी ने पूरी फोर्स के साथ उस पर्सन के ऊपर वार किया था। एंड वो पर्सन भी बहुत तेजी से दूर जाके गया था। इस बार वो पर्सन ने अपने आप को संभाल नहीं पाया था। लान वांगजी जो उस हमले करने के बाद ही ना उसकी बॉडी ना अचानक ही बहुत ज़्यादा मतलब दर्द करने लगा था। उसकी शोल्डर में इस बार बहुत तेजी से दर्द करने लगा था। लान वांगजी जो अपने शोल्डर को टाइटली पकड़ लिया था, उसके पास तुरंत ही शीचेन दौड़ के आया था और वो शीचेन भी अपने भाई को पकड़ लिया और वो कहता है, गगा अब ठीक तो है ना। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी अपने सिर को नोट कर लिया था और वो एकदम सीधी तरीके से खड़ा हो गया था। वो अभी भी अपने शोल्डर को पकड़ा हुआ था, लेकिन वो इस बार उन सारे सैनिक की तरफ देखता है, वो सैनिक जो ऑलमोस्ट ही वहीं पे जमीन पर डेथ पड़े हुए थे। यहाँ पे उसके सैनिक ने मिलकर उन सारे लोगों को मतलब खत्म कर चुका था। अब वहाँ पे कुछ लोग ही थे और साथ ही साथ वो पर्सन जिस पर्सन ने उसके ऊपर उस खंजर से हमला किया था। जहाँ पे लान वांगजी उस पर्सन की तरफ देखता है और वो अपने बीचेन को पकड़ लिया था। दूसरी तरफ जो लान चिंगेन जो थे वो भी उस पर्सन की तरफ देखता है और वो ऑलरेडी जो अपने तलवार पे मतलब पकड़ा हुआ था वो उस पर्सन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किंगडम में हमला करने की, मेरे राज्य में हमला करने की, इतनी बड़ी दुस्साहस तुमने दिखाया, तुम्हें इसका सज़ा ज़रूर मिलेगा। तुमने मेरे किंगडम में हमला करने की कोशिश की है तो तुम्हें सज़ा मौत मिलेगी। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगा। जहाँ पे वो पर्सन वहीं पे खड़ा हुआ था। वो पर्सन लान चिंगेजुन को आगे बढ़ते हुए देखा ना, उसने अपने रोप से कुछ बाहर निकाला, कुछ काले कलर का बॉल जैसा, एंड वो ना एकदम धड़ाम से ज़मीन पर फेंका। एंड वो ज़मीन पे फेंकते ही ना एक धुएं के बॉल जैसा बन गया एंड चारों तरफ धुआं हो गया। एंड वो धुआं हटते ही अचानक वो पर्सन एंड साथ ही साथ उसके साथ जितने भी सैनिक आए थे, मतलब गार्ड्स जितने भी लोग आए थे, वो सारे लोग भी वहाँ से गायब हो गए। ये देखकर लान चिंगेजुन इधर उधर देखने लगे थे। सारे सैनिक भी हैरान होकर इधर उधर ढूंढने लगे थे। जहाँ पे जो लान चिंगेजुन सारे सैनिकों को हुक्म देते हुए कहते हैं, अभी के अभी उन सभी लोगों को ढूंढो, वो लोग वहां से बाहर नहीं जाना चाहिए, उनको मेरे पास लेकर आओ। ये कहकर वो सभी सैनिक को हुक्म देता है। सारे सैनिक ही मतलब अपने किंग के आदेश पर सब लोग फैल गए थे एंड वो उन लोगों को ढूंढने लगा था। लान वांगजी जो वहीं पे खड़ा हुआ था वो कुछ सोचने लगा था, आखिर यहाँ पे हुआ क्या, हमला हुआ, मतलब वो लोग हमला करने के लिए आए और क्यों, किस वजह से आए, क्या वो लैंड मतलब जो गुसु था उसे अपने कब्जे में करने के लिए आए थे? नहीं, अगर वो लोग कब्जे करने के लिए आए थे तो वो ऐसे ही नहीं जाते। और वो पर्सन वो पूरी तरीके से लैंस की तरह लड़ रहा था। उसकी फाइटिंग स्किल पूरी तरीके से मैच करती थी। सारी चीज़ें ना एक पहेली की तरह लान वांगजी के दिमाग में घूर रहा था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका भाई जो शिचेन था वो तुरंत ही लान वांगजी के शोल्डर को पकड़ते हुए कहता है, भाई देखिए आपका गुचिंग ग्लो कर रहा है। ये सुनकर लान वांगजी जो अपने भाई की तरफ देखता है और वो तुरंत ही अपना मुंह अपने गुचिंग की तरफ देखता है, मतलब गुचिंग की तरफ करता है। उसका गुचिंग वो दोबारा ग्लो करने लगा था। ये देखकर लान वांगजी जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और उसे अचानक ही कुछ रियलाइज़ हुआ एंड वो रियलाइज़ करते ही ना वो तुरंत ही चारों तरफ देखने लगा। उसकी नज़र जितनी दूर दूर तक जा सकता था वो उतनी दूर दूर तक देखने लगा। यहाँ पे शिचेन को समझ नहीं पाया। शिचेन जो अपने भाई की तरफ देखते हुए कहता है, भाई क्या हुआ है, आप इतने ज़्यादा बेचैन क्यों हो रहे हैं और आपका गुचिंग ये ग्लो क्यों कर रहा है? जहाँ पे लान वांगजी वो तुरंत ही अपने फादर को चिल्ला कर कहता है, फादर मुझे लगता है वो शक्ति किंगडम के बहुत पास आ गया है। ये सुनकर जो लान चिंगेजुन थे वो अपनी बेटी की तरफ देखता है, वो भी बड़ी बड़ी आंखों से। वो कहता है, क्या मतलब क्या है तुम्हारा? जहाँ पे चिंगेजुन ये कहकर अपनी बेटी की तरफ देखते हैं। जहाँ पे लान वांगजी जो अपनी गुचिंग को देख रहा था, उसकी गुचिंग की जो रोशनी थी वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा ग्लो करने लगी थी। वो पहले धीरे धीरे ग्लो कर रहा था, लेकिन अब वो और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्लो कर रहा था। और ये देखकर लान वांगजी समझ गया था वो चीज़ आ गया है यहाँ पे। ये समझते ही ना वो
इधर उधर देखने लगा था उस रेड कलर की चीज़ को देखने के लिए। वो आ गया है, हाँ वो गुसू के अंदर आ गया है। ये समझते ही सबको अलर्ट होने के लिए बोल दिया था, जहाँ पे सब लोग अलर्ट हो गए थे, जहाँ पे लान वांगची जो अभी भी चारों तरफ देख रहा था, वो रोशनी ज़रूर चमकेगा, यही समझते हुए वो पूरी तरीके से चारों तरफ देखने लगा। एंड फाइनली उसे एक ग्लो दिखा। एंड वो ग्लो दिखते ही ना लान वांगची उसी तरफ देखने लगा। वो बहुत तेज़ी से ग्लो कर रहा था, वो लाल कलर का वही शक्ति, वही पावरफुल शक्ति जो वहाँ पे था, लेकिन इस बार वो किसी ह्यूमन शेप में था। हाँ, लान वांगची जो दूर से ही देख पा रहा था कि वो एक ह्यूमन शेप ले गया था। लान वांगची ये देखते ही ना एकदम शॉक हो गया। वो जब उस चीज़ के सामने गया था तब वो कोई ह्यूमन शेप नहीं लिया था, लेकिन इस बार वो चीज़ ह्यूमन शेप लिया था। लान वांगची जब वहीं पे खड़े होकर उस चीज़ को देख रहा था, वो चीज़ उनसे दूर जा रहा था और वो गुसू की कोई साइड में जा रहा था। और यहाँ पे लान वांगची नोटिस कर पा रहा था कि उस चीज़ से वही एनर्जी निकल रहा था जो गुसू के हवा में घुल रहा था। एंड गुसू की हवा में घुलते ही वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर्स थे, मतलब जो स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स थे उनकी, और जो नॉर्मल कल्टीवेटर्स, यहाँ पे नॉर्मल कल्टीवेटर्स नहीं थे, मतलब एक तरफ से कह सकते हो कि सारे जो सैनिक थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे कल्टीवेटर्स थे, एंड इसीलिए ही वो लोग सैनिक थे। तो उनकी धीरे धीरे एनर्जी उस हवा में घुल रहा था, एंड वो एनर्जी सारे सैनिक को कमज़ोर कर रहा था। और ये चीज़ लान वांगची भी नोटिस कर पा रहा था। और इस बार लान वांगची की जो मतलब एनर्जी था वो भी धीरे धीरे बाहर जा रहा था, मतलब उस हवा में मतलब उसकी एनर्जी खींच रहा था। ये समझते ही वो सभी लोगों को वहाँ से दूर हटने के लिए कह दिया था उस लाल कलर की चीज़ से। यहाँ पे लैन चिंकिंजुन भी दूर हट रहे थे, और जो वांगजी भी धीरे धीरे पीछे हट रहा था। वो चीज़ जहाँ पे भी जा रहा था वो उसे जाने दे रहा था, जहाँ पे वो चीज़ कुछ ही देर में ना वहाँ से मतलब एकदम एक साइड पे चला गया। एंड जब वो एक साइड पे चला गया ना, तब जाके सारे लोग रिलीफ फील किया, क्योंकि कुछ लोगों को सांसें लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा था, और साथ ही साथ उनकी एनर्जी भी लो हो रही थी। लान वांगजी जो खुद भी बहुत ज़्यादा थक गया था, वो भी थोड़ा रिलीफ महसूस करता है, एंड वो भी एकदम ज़मीन पर आ गया था। वो ये चीज़ देखना चाहता था कि ये कहाँ जा रहा है, लेकिन अब उसके अंदर एनर्जी नहीं था। वो अपने एनर्जी को गेन करना चाहता था, इसीलिए वो ज़मीन पर आ गया। एंड वो ज़मीन पर आके ना पहले कुछ देर वहीं पे खड़ा रहता है, और वो अपने एनर्जी को गेन करने लगा था। और ऊपर से उसके हाथ में जो अनबियरेबल पेन हो रहा था, अब जाके उसे फील हो रहा था, क्योंकि उसका बॉडी और उसका गोल्डन कोर जितना ज़्यादा वीक होने लगा था, उस वजह से उसे अपना पेन फील हो रहा था। जहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे सैनिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, एंड वो भी मतलब एकदम बैठ गए थे ज़मीन पर। एंड बैठ कर वो अपनी जो गोल्डन कोर था उसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे, अपने शरीर की जो कमजोरी था उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पे सब लोग वहीं पे ऐसे खड़े हुए थे कि तभी लान वांगची के दिमाग पे कुछ टंग करके बजा, और वो तुरंत ही एकदम अपने छोटे भाई शीचैन की तरफ देखा। शीचैन जो वहीं पे खड़ा हुआ था वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ओमेगा है और उसका बॉडी ही एक ओमेगा का है। हालांकि उसकी गोल्डन कोर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उतना नहीं मतलब अल्फा की तरह उतना नहीं, लेकिन वो एक लान है तो उसका गोल्डन कोर उतना तो स्ट्रॉन्ग है कि वो मतलब खड़ा रह सकता है। तो वो वहीं पे खड़ा हुआ था, जहाँ पे जो लान वांगची था, लान वांगची उसकी तरफ तुरंत देखता है और वो कहता है, शीचैन तुम यहाँ पे हो तो विंग कहाँ है? हाँ तुम्हारे साथ विंग था, विंग कहाँ है? हाँ ये सुनकर जो लैंड शिचैन के दिमाग में अचानक आता है, हाँ विंग वो तो मेरे मैंशन के पीछे जो पहाड़ था ना वहाँ पे था। वो रैबिट के साथ खेल रहा था और मैंने वहाँ पे उसे अकेला छोड़ा था ताकि वो अपने आप को शांत कर पाए। ये क्या करना, वो एकदम डम फाउंड लेना अपने भाई की तरफ देखता है। ये सुनकर ना वांगजी जो तुरंत ही ना उस तरफ देखता है जिस तरफ वो शक्ति गया था। ये तो उस तरफ है, मतलब उसके भाई का महल, एंड उसके भाई के महल के पीछे ही एक माउंटेन है, एंड वो चीज़ भी उस माउंटेन की तरफ ही गया था। ये समझते ही ना लान वांगची जो एक मिनट भी वहीं पे नहीं रुकता है, वो तुरंत ही अपने तलवार पे उड़कर वहाँ की तरफ जाने लगा था। विंग उस पहाड़ में है और वो शक्ति भी वहाँ पे गया। ये समझते ही लान वांगची का पूरा बॉडी ना एकदम कोल्ड बन गया, वो डर गया, उसे बहुत ज़्यादा डर लग गया। विंग वहाँ पे है, अगर वो चीज़ उसे हार्म करे तो नहीं। वो ये सोचने के बाद ही ना उसे बहुत ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा था। वो ऐसे कैसे वांगची मतलब विंग के बारे में भूल सकता है, वो इतना बड़ा लापरवाह कैसे हो सकता है। वो यही सोचकर ना बहुत ज़्यादा खुद पे गुस्सा कर रहा था, और वो तुरंत ही उस पहाड़ की तरफ जाने लगा था। और ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा दूर था, उस पहाड़ से बहुत ज़्यादा दूर था। वो अभी गुसू के बाहर बॉर्डर के बाहर था, एंड बॉर्डर से उसका महल ही बहुत ज़्यादा दूर था, तो उसका भाई का महल तो बहुत ज़्यादा होगा। तो वो मतलब जितना हो सके वो अपनी जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी से ही उड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो था, बहुत ज़्यादा। इस वजह से वो उतना अच्छे से उड़ नहीं पा रहा था अपने तलवार से, लेकिन अपनी वो पूरी ताकत लगाकर उड़ रहा था। उसके दिमाग में चल रहा था विंग वहाँ पे है। वो प्रे कर रहा था कि विंग को कुछ ना हो। वो डर रहा था अगर विंग को कुछ हुआ वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। वो ऐसे कैसे लापरवाह हो सकता है, वो विंग को कैसे अकेला छोड़ सकता है। यही सोचकर वो तेजी से वहाँ पे उड़ने लगा। उसे वहाँ पे पहुँचने में तकरीबन आधे घंटे से भी ज़्यादा लगा था, मतलब 1 घंटा। वो पूरा 1 घंटा लगा कर उड़ा था, और वहाँ पे उसके पीछे जितने भी लोग थे वो भी इतना ज़्यादा स्लो हो चुके थे कि वो भी 1 घंटे में वहाँ पे पहुँचे थे। लान वांगची जब बिना देर करे ना ज़मीन पर उतर गया, और ज़मीन पर उतरते ही ना वो एकदम लड़खड़ा गया था, वो गिरने वाला था, लेकिन वो अपने आप को संभाल लिया। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, लेकिन अब वो दौड़ने लगा। मतलब उसका भाई का महल, एंड उसके भाई के महल के पीछे ही वो माउंटेन था, एंड वो अब बिना सोचे समझे सिर्फ दौड़ने लगा। वो माउंटेन की तरफ दौड़ने लगा। वो ऑलमोस्ट माउंटेन के अंदर आ गया था, और वो अंदर आते ही ना वो चिल्लाकर कहता है, विंग तुम कहाँ हो? ये कहते हुए वो दौड़ रहा था, वो इधर उधर देख रहा था। उसके पीछे जो शियांग, फिर लैन चिंकिंजुन एंड जो
लैन शिचन थे वो भी आए थे एंड वो लोग भी चिल्लाकर विंग को बुला रहे थे एंड वो लोग ढूंढने लगे थे। ढूंढते ढूंढते जो वांग जी था, वांग जी एक तरफ उसकी नज़र जाता है एंड वो देखता है वहाँ पे जैसे कोई गिरा हुआ था। ये देखते ही ना लान वांग जी का दिल की धड़कन जो बहुत ज़्यादा ही ना बीट करने लगा था, उसे डर लगने लगा था। क्या ये विंग है? वो उसी तरफ उसी डायरेक्शन में दौड़ने लगा और वो जितना उस डायरेक्शन में दौड़ रहा था उतना ही उसके दिल वो मतलब टूट रहा था। वो देख पा रहा था कि वो जो पर्सन लेटा हुआ है, जो रोब पहना हुआ है, ये विंग का है। एंड ये समझते ही ना विंग को मतलब वांग जी ना थोड़ी देर के लिए ना एकदम लड़खड़ा कर गिरने वाला था, लेकिन वो दोबारा अपने आप को संभालता है और वो दौड़कर विंग के पास जाने लगा। हाँ, ये विंग है, ये विंग है लान वांग जी, जो उसके पास दौड़ कर ना एकदम ज़मीन पर बैठ गया और वो उसे उठाने लगा। वो देखता है कि विंग बेहोश है। ये देखकर वो और भी ज़्यादा डर गया और वो ना एकदम उसे हक कर लिया, उसे एकदम टाइटली हक कर लिया, अपने चेस्ट से लगा लिया और वो कहता है विंग क्या हुआ है तुम्हें? विंग उठो, विंग। ये कहकर वो उसके चेहरे को टैप करने लगा था। विंग जो पूरी तरीके से एकदम बेजान की तरह मतलब लेटा हुआ था, बेहोश था। लान वांग जी जो तुरंत ही उसके नव को चेक करता है, उसकी सांसों को चेक करता है। हाँ, उसकी सांसें चल रही थी, उसकी नव भी चल रहा था। वो लान वांग जी जो विंग की मतलब एनर्जी को फील करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो था, बहुत ज़्यादा। ये देखकर वो और भी ज़्यादा मतलब डर गया। वो तुरंत ही मतलब विंग को एकदम गोद में उठा लिया। हालांकि वो खुद ज़्यादा कमजोर था, लेकिन वो उसे खुद गोद में उठा लिया था। उसके पीछे सब लोग आ गए थे एंड वो विंग को बेहोश देखकर ना वो भी डर गए थे एंड वो भी घबरा गए थे। जहाँ पे जो लान वांग जी था, लान वांग जी जो विंग को गोद में उठाकर वहाँ से लेके जाने लगा, उसके पीछे पीछे सब लोग जा रहे थे। जहाँ पे लान वांग जी उसे लेकर ना तुरंत ही जस्ट मतलब शिचन था, शिचन के महल पे आ गए थे, क्योंकि शिचन का महल सामने था। जहाँ पे जो लान वांग जी था, लान वांग जी शिचन के महल के अंदर आकर ही उसे एक कमरे में मतलब लेकर आया और उसे लिटा दिया और वो उसके हाथ को पकड़ के उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उठ नहीं रहा था। ये देखकर ना वांग जी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे शिचन ने ऑलरेडी हीलर्स को बुला दिया था। जहाँ पे जो हीलर्स थे, हीलर्स भी आ गए थे एंड वो मतलब उसे चेक करने लगे थे। वांग जी वहीं पे था, वो बार बार उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे जो हीलर्स थे, हीलर्स से चेक करने के बाद वो कहते हैं कि उनकी अंदर एनर्जी नहीं है, मतलब उनके गोल्डन कोर में बहुत ज़्यादा कम मात्रा में एनर्जी है। उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है और एनर्जी की कमी होने की वजह से ही वो बेहोश हो गए हैं। पर हाँ, वो ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी दीजिए। ये कहकर जो हीलर थे, हीलर राजकुमार लान वांग जी की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, क्राउन प्रिंस, आप उन्हें एनर्जी दीजिए, उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है। अगर इसी तरह उनकी एनर्जी कम होती जाएंगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये सुनकर लान वांग जी जो तुरंत ही मतलब एनर्जी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर ही एनर्जी कम था, तो वो कैसे एनर्जी देगा? जहाँ पे ये देखा ना जो चिंगेन जो थे, वो वांग जी को कहते हैं, वांग जी तुम्हारे अंदर ही एनर्जी नहीं है, तुम पहले खुद के अंदर एनर्जी इकट्ठा करो, उसके बाद उसे देना। जहाँ पे हीलर्स कहते हैं कि ठीक है, तब तक हम लोग उसे एनर्जी देते हैं। ये कहकर वो लोग मतलब विंग को एनर्जी देने लगे थे। वांग जी जो देना तो चाहता था, लेकिन उसके अंदर ही एनर्जी नहीं था, बहुत कम था, इसीलिए वो भी मेडिटेशन पोजीशन में बैठ गया। वो एनर्जी गेन करने लगा। यहाँ पे बहुत देर तक एनर्जी गेन करने के बाद फिर जाके वो विंग को एनर्जी देने लगा था। यहाँ पे हीलर्स ने विंग की जो स्वेट था उसे पोंछ दिया था, क्योंकि वो लोग देख पाए थे कि विंग बहुत ज़्यादा स्वेटी था, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे लान वांग जी जो विंग को अब एनर्जी देने लगा था, यहाँ पे लान वांग जी जो इंतजार कर रहा था विंग के होश में आने का, लेकिन विंग होश में नहीं आ रहा था। ये देखकर और भी ज़्यादा परेशान सब लोग हो रहे थे। लान वांग जी जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, सब लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। जहाँ पे लान वांग जी लगातार विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था। ऐसे ही मतलब पूरा एक दिन निकल गया, लेकिन विंग को होश नहीं आया था। ऊपर से लान वांग जी की ऊँट में अब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसीलिए जो मतलब लैन चिंगेन जो थे, उन्होंने ज़बरदस्ती वांग जी की ट्रीटमेंट करवाया। मतलब हीलर से कहा कि उसकी जो ऊँट था उसे क्लियर करे। जहाँ पे हीलर्स ने उसके ऊँट को क्लियर कर दिया था एंड कुछ मेडिसिन भी दिया था वांग जी को पीने के लिए एंड वांग जी ने पिया भी था। वांग जी जो लगातार मतलब पूरा एक दिन विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी दिया था, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गया था। और ऊपर से उस मेडिसिन में थोड़ी सी नींद की दवाई थी एंड ये हीलर्स जानबूझ के ही दिया था, क्योंकि वो लोग देख पा रहे थे कि वांग जी भी बहुत ज़्यादा मतलब वीक हो गया था। जहाँ पे जो लान वांग जी था, लान वांग जी को भी बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, तो लान वांग जी को भी वहाँ पे लिटाया गया एंड लान वांग जी जो विंग को पकड़ के ही वहीं पे लेट गया था। मतलब वहाँ पे वो पूरा दिन रुका, लेकिन पूरा दिन में भी विंग को कोई होश नहीं आया था। लान वांग जी जब नींद से उठा, वो दोबारा विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगा था। वो 2 दिन से वही कमरे में था एंड वो लगातार विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगा था, लेकिन विंग को होश नहीं आ रहा था। ये देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान था। वांग जी जो विंग को एकदम हक कर लिया था और वो मतलब विंग के पीठ को सहलाते हुए कहता है, विंग क्या हुआ है? उठो प्लीज़, तुम मुझे ठहरा रहे हो, उठ जाओ, मैं तुम्हें नहीं खो सकता, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ उठ जाओ। ये कहकर वो उसे एकदम टाइटली पकड़ लिया था। यहाँ पे वो अभी अपने महल पे था, विंग को वो अपने महल पर लेके आया था, जहाँ पे वो रात के टाइम पर विंग को हक करके यही बोल रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था विंग के लिए। उसने विंग को अपने ऊपर एकदम लिटा लिया था और वो विंग के हेड को सहला रहा था। उसे सहलाते हुए वो बोल रहा था, विंग प्लीज़ उठ जाओ, मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ तुम्हारे लिए, प्लीज़ उठ जाओ, मैं तुम्हें नहीं खो सकता, प्लीज़ उठ जाओ। ये कहकर वो उसे सहलाने लगा था। रात हो गया था, मिडनाइट को। वांग जी जो मतलब उसकी आंखें भी लग रही थी, क्योंकि वो लगातार 2 दिन से उसे स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गया था, बहुत ज़्यादा। वो अब खुद को अपनी बॉडी पे और फोर्स नहीं दे पाता है। वो भी विंग एकदम टाइटली हक करके, उसे एकदम प्रोटेक्टिवली हक करके ना वहीं पे सो गया था। वो लगातार बिना कुछ खाए 2 दिन से ठीक से खाना तक नहीं खाया था। वो बस विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था। जहाँ पे वो सोने के बाद जब वो दोबारा उठा तब विंग उठ गया था। फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म होता है। जो वांग जी था, वांग जी सब कुछ बताने के बाद वो विंग को दोबारा हक कर लिया था और वो उसे हक करते हुए कहता है, मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गया था विंग। मुझे लगा कि वो बाहर
तुम्हारी सारी एनर्जी खींच लिया है और तुम्हें नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकता विंग। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं अगर तुम्हें खो दूँगा तो मैं खुद भी नहीं जिंदा रह सकता। ये कहकर वो उसे एकदम बहुत ही टाइटली पकड़ लिया, उसे हक कर लिया। विंग जो ये सारी चीज़ें सुना एंड वो वांग जी को टाइटली हक कर लिया था। वांग जी भी विंग को एकदम हक कर लिया था और उसने अपनी अपने फेस को विंग के नेक पे रखा था। विंग ने भी वांग जी के हेड को पकड़ लिया और उसे सहलाने लगा। वांग जी जो विंग के मतलब नेक पे अपना जो फेस था उसे रब करने लगा था। उसकी आंखों में आंसू थे एंड वो आंसू वांग जी मतलब विंग महसूस कर सकता था, उसके नेक पे वो आंसू थे। ये महसूस करते ही विंग वांग जी के जो चेहरा था उसे पकड़ लिया और उसे अपनी नेक से अलग करते हुए उसके फेस की तरफ देखा, उसके आंखों की आंसू को पोंछा और फिर वो एक प्यारी सी स्माइल करते हुए कहता है, हस्बैंड मैं भी आपको खो नहीं सकता हूँ। मैं भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, और मैं कभी भी आपको खोना बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। आप मेरे अल्फ़ा हैं, मेरे हस्बैंड, और मैं अपने हस्बैंड को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। ये कहकर वो अपना हेड वांग जी के हेड के साथ मिलाता है और वो उसकी तरफ देखता है। वांग जी जो विंग के फेस की तरफ देखा और उसके फेस को पकड़ लिया और वो धीरे से अपने लिप्स को विंग के लिप्स से रखा और वो उसे बहुत ही जेंटली, बहुत ही स्वीटली किस करने लगा। उसे किस करते ही वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा सुकून जैसा फील हो रहा था कि हाँ विंग ठीक है, विंग उसके सामने है और वो विंग को किस कर रहा है। विंग जो वांग जी के नेक को टाइटली पकड़ लिया था और वो उसने अपने हाथ को वांग जी के बालों पे लेके गया और वो वांग जी की जो फॉरहेड रिबन था उसके मतलब ग्रिड को पकड़ लिया था, जहाँ पे लान वांग जी उसे बहुत ही जेंटली किस कर रहा था। धीरे धीरे ये किस बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रहा था। अभी रात का वक्त था तो यहाँ पे विंग एंड वांग जी अपने कमरे पर थे, जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी किस करते हुए ही विंग को एकदम बेड पे लेटा दिया था और वो विंग के ऊपर आ गया और वो उसे बहुत ही पैशनेटली किस करने लगा, जहाँ पे विंग भी बहुत ही पैशनेटली इस किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। उसने अपने दोनों लेग्स को वांग जी के वेस्ट पर एकदम रैप कर लिया था और अपने दोनों हाथ को वांग जी के नेक पे, जहाँ पे वांग जी उसे बहुत ही ब्रूटली बहुत देर तक किस करता है एंड कुछ देर बाद ही वो अलग होता है एंड वो बहुत ही गहरी गहरी ब्रीथ लेते हुए विंग की तरफ देखने लगा था। विंग भी बहुत ज़्यादा गहरी गहरी ब्रीथ ले रहा था और उसका चेस्ट जो अप एंड डाउन हो रहा था, आई मीन वो जब ब्रीथ ले रहा था तो उसकी जो चेस्ट थी जो थोड़ा सा उभरा हुआ था, ऑफकोर्स ओमेगा की जो चेस्ट थी ना वो उभरा हुआ होता है, तो इसीलिए उसकी चेस्ट भी बहुत ज़्यादा मतलब अप एंड डाउन हो रहा था। जहाँ पे जो विंग था, विंग जो लान वांग जी की तरफ देखता है उसके फेस को पकड़ता है और उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो कहता है, हस्बैंड आई लव यू। ये कहकर वो ब्लश करते हुए उसकी तरफ देखता है, जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी के फेस में भी एक प्यारा सा स्माइल आ गया और वो भी विंग के हेड में अपना हेड मिलाते हुए कहता है, आई लव यू टू, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहकर वो दोबारा विंग को किस करने लगा एंड दोनों फिर से किस कर रहे थे, जहाँ पे विंग अपने मन में किस करते हुए कहता है, हस्बैंड मैं समझ चुका हूँ कि अब मुझे क्या करना है, तो मुझे आपकी ज़रूरत है। ये कहकर वो दोबारा उस किस को रिस्पॉन्स करने लगा। है एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यही पर रखता हूँ। तो गाइस आपको आज का पार्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। तो आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा। गाइस अब ये स्टोरी मैं जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत पार्ट्स तक जा रहा है एंड आई डोंट नो कि अब और कितने पार्ट होंगे, बट हाँ मैं बड़े बड़े पार्ट बनाकर इसे कंप्लीट कर दूँगी एंड उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं कोई और वीडियो लाऊंगी या नहीं, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि और इतना ज़्यादा मतलब मेहनत करने के बाद तो मुझे इतना गंदा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे मिल रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा खुद को मतलब समझा रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा बस कुछ और दिन चला तो आई थिंक आई क्वाइट दिस यूट्यूब चैनल, मैं ये चैनल ही छोड़ दूँगा क्योंकि फालतू में मैं टाइम बर्बाद नहीं करूँगा अगर मेरे वीडियोस कोई ना देखे तो। गाइस आई नो मैं मतलब हो सकता है कि मैं रूड बिहेव कर रहा हूँ, बट सच में यार बहुत मुश्किल से मैं रिकॉर्ड करती हूँ, मेरा गला तो फाड़ जाता है, ठीक है। मैं मेरी हेल्थ कंडीशन किसी को ज़्यादा नहीं बताती हूँ, लेकिन डॉक्टर ने मेरे गले को लेकर बहुत बार बोला है कि मैं बहुत ज़्यादा ही अपने गले पे प्रेशर देता हूँ, तो मैं मतलब अपने गले पर ज़्यादा प्रेशर ना दूँ, डॉक्टर ने कहा है। बट मैं इस इंस्ट्रक्शन को मान नहीं रहा था क्योंकि मुझे लगा कि यार जो चीज़ मैंने शुरू कर दिया है, ये चैनल जो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा ही मतलब एक बहुत बड़ा जर्नी था, 1 साल का जर्नी कम नहीं है मेरे लिए, तो मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा था। और आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं यार, आप लोग तो मेरी एक फैमिली का हिस्सा बन गए हैं, वो भी 2000 फैमिली, तो मेरे लिए बहुत बड़ा फैमिली है। मेरे घर के साथ साथ आप भी मेरे एक परिवार बन चुके हैं। बट फिर भी अब जब मेरे चैनल पे व्यूज़ इतना डाउन हो रहा है ना, तो मैं अब सोच रहा हूँ कि अगर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा तो मैं स्टोरी को ख़त्म करने के बाद आई थिंक आई हैव टू गो, आई हैव टू लीव दिस, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं क्या कह रहा हूँ, बस अब फ्रस्ट्रेशन में मेरा दिल टूट रहा है यार, सच बोल रहा हूँ। ओके मैं बकवास कर रहा हूँ, इसे इग्नोर करो, स्टोरी एंजॉय करो, मैं बहुत जल्दी से ख़त्म करूँगी। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।